नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म अर्थात आवर्तबीजी पादपों में जनन। यहाँ पे दो शब्द ध्यान देने योग्य है। पहला शब्द यहाँ पे है आवर्तबीजी और दूसरा वर्ड है यहाँ पे जनन। तो इस पूरे चैप्टर को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला हम यह पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते क्या हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी पूरी इस चैप्टर में प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म शब्द वास्तव में आया कहाँ पर। तो 11वीं कक्षा के अंदर हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा था कि एक वैज्ञानिक थे RH व्हीटेकर। तो एक साइंटिस्ट आए थे सन 1969 के अंदर, RH व्हीटेकर। आपको जानकारी होगी RH व्हीटेकर ने क्या किया था। RH व्हीटेकर ने सबसे पहले एक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसको अपन बोलते हैं फाइव किंगडम थ्योरी। फाइव किंगडम थ्योरी अर्थात पंच जगत अवधारणा। आपको यह भी जानकारी होगी कि इन पांच जगत अवधारणा थी, इसके अंतर्गत इसने कितने जीवों को इसके अंदर रखा। इसमें इन्होंने 5 जीवों को रखा। तो पहले हम उन पांचों का नाम दोहरान कर लेते हैं। पहला जो सजीव जगत था वो था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। अर्थात RH व्हीटेकर ने जो फाइव किंगडम थ्योरी प्रस्तुत की, उसके अंतर्गत इन्होंने सजीवों को 5 भागों में बांटा। हम यहाँ पे पांचों के नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक जिसको हम फंगस या फंजाई बोलते हैं, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एनिमेलिया। एनिमेलिया को हम जंतु जगत के अंतर्गत पढ़ते हैं और चूंकि हमें इस चैप्टर के अंदर प्लांटी पर फोकस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर आवर्तबीजी पादपों की बात कर रहे हैं। आवर्तबीजी पादप होते हैं वो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांटी। प्लांटी होता क्या है। प्लांटी को हिंदी में पादप या वनस्पति जगत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्लांटी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये जो पादप होते हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। अर्थात ये जो जीव होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए ऐसे पौधों को हम ऑटोट्रोफस या स्वपोषी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे जो बेसिक जानकारी वो आपको मिल गई है प्लांटी जगत के बारे में। ये चूंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और एनिमेलिया है, ये अपन 11वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब हम वापस आगे बढ़ते हैं कि जो प्लांटी है, प्लांटी का इन्होंने वापस विभाजन किया। प्लांटी को वापस 5 भागों के अंदर बांटा। मैं यहां लिख देता हूं। तो इसके 5 भाग हैं। तो आपको जानकारी होगी प्लांटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म और नंबर 5 एंजियोस्पर्म। वापस बताइए आप। नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, हम इसको ब्रायोफाइट्स भी बोल सकते हैं। नंबर 3 टेरिडोफाइटा, जिसको हम टेरिडोफाइट्स भी कह सकते हैं। नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, इसको हम नग्नबीजी या अनावर्तबीजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। और नंबर 5 जो है वो है एंजियोस्पर्म। तो चूंकि चैप्टर की शुरुआत हमने बात करी थी कि ये एंजियोस्पर्म होता क्या, आवर्तबीजी होता क्या, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बेसिक अंतर क्या है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी बीज बनता है। कहने का मतलब है जिम्नोस्पर्म में बीज बनता है और एंजियोस्पर्म में भी बीज बनता है। फर्क क्या दोनों के अंदर। जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनता है लेकिन उसमें फ्रूट नहीं बनता, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है,
उसमें बीज भी बनता है, लेकिन बीज के चारों ओर आवरण के रूप में फल भित्ति भी बनती है। जैसे आम की बात कर लेते हैं, आम का जो फ्रूट होता है बीच में उसके अंदर एक बीज होता है और चारों ओर क्या होता है, फल होता है। अर्थात जो बीज होता है वो फल भित्ति के द्वारा आवृत रहता है। ये होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चूंकि एंजियोस्पर्म, माफ कीजिएगा, चूंकि जिम्नोस्पर्म पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसे पादपों को हम नग्न बीजी पादप या अनावर्त बीजी पादप भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो यहां तक का वापस दोहरान करवा देता हूं। आवर्त बीजी पादपों में जनन, यहां पे हमने सबसे पहले बात करी थी कि आवर्त बीजी शब्द कहां से आया। RSV टिकर ने सन 1969 के अंदर 5 किंगडम थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत जीवों को उन्होंने 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के जो मेंबर होते हैं उसको हम पादप जगत या वनस्पति जगत के नाम से भी कहते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा गया है। प्लांटी को 5 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 शैवाल, जिनको हम एल्गी बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइट्स, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म और नंबर 5 एंजियोस्पर्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन वापस। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वापस हम जिस शब्द को लेकर बात कर रहे थे एंजियोस्पर्म, उस पर वापस चर्चा करते हैं। ये देखिए एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो शब्द होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एंजियो प्लस, कुछ किताबों में स्पर्म और कुछ किताबों में स्पर्मा लिखा हुआ रहता है। तो एंजियो शब्द है, इसका अर्थ होता है कवर्ड, और स्पर्म का अर्थ होता है सीड। कवर्ड का मतलब ढका हुआ या आवृत, और सीड का अर्थ आप जानते हो बीज। तो यहां पे अपने सामने पूरी चीज क्लियर हो चुकी है। एंजियोस्पर्म जो शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एंजियो प्लस स्पर्म या स्पर्मा। एंजियो का अर्थ होता है कवर्ड अर्थात ढका हुआ या आवृत, जबकि स्पर्म का अर्थ होता है सीड या बीज अर्थात ढका हुआ बीज। मतलब ऐसे पादप समूह जिनमें बीज होते हैं वो फल के अंदर ढके हुए रहते हैं। ये भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था आम का, चीकू का, उसमें भी आप देख सकते हैं जो बीज होते हैं वो फल भित्ति के द्वारा आवृत रहते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम एंजियोस्पर्म की कुछ विशेषताएं बता देते हैं। पहली बात तो आपको पता ही है कि एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पादप समूह होता है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, पादप जगत का सबसे बड़ा पादप समूह। दूसरी विशेषता यह है कि एंजियोस्पर्म के अंदर पुष्प भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सब की बात हमने करी, लेकिन उनके अंदर पुष्प नहीं बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्रकृति के अंदर एकमात्र ऐसा पादप समूह है जिसके अंदर पुष्प बनते हैं, इसलिए हम इनको पुष्पीय पादप भी कहते हैं। अर्थात इनके अंदर पुष्प भी बनते हैं, इनके अंदर फल भी बनते हैं और इनके अंदर बीज भी बनते हैं। एक छोटी सी अंतिम बात बच गई है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म पुनः 2 प्रकार के होते हैं। मोनोकोटिलिडन्स, जिनको हिंदी में अपन एक बीजपत्री, और डाइकोटिलिडन्स, जिसको हिंदी में द्विबीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री वे पादप समूह होते हैं जिनका जो बीज होता है उसमें बीजपत्र केवल एक पाया जाता है, उसको बोलते हैं एक बीजपत्री, और जिनके अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। उदाहरण अनाज है जितने भी, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया आदि। और द्विबीजपत्री का जो उदाहरण हो गया चना हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चना, मटर,
सरसों, इनके बीज को आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको दो बीज पत्र दिखाई देंगे। मटर को जब हम खोल के देखते हैं तो उसके अंदर हमें दो बीज पत्र दिखाई देते हैं। चने के अंदर भी यही विशेषता होती है। और एक बीज पत्री का उदाहरण हो गया गेहूं, बाजरा और चावल। ओके, शुरुआत में हमने बात करी थी कि चैप्टर को हमें दो भागों में पढ़ना है, आवर्तबीजी पादप और जनन। आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं जनन। जनन क्या होता है? जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी संतति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा सकता है, अर्थात अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसको हम जनन बोलते हैं। जनन पुनः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हमें अलैंगिक जनन को डिटेल में पढ़ना है तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो चूंकि पुष्प की बात कर रहे हैं तो पादप के अंदर जो पुष्प होता है वो लैंगिक भाग होता है, अर्थात पुष्प के अंदर जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया करवाता है वो कौन करवाता है? पुष्प करवाता है। इसलिए पुष्प को पादप का लैंगिक भाग कहते हैं। पुष्प के चार भाग होते हैं, ये बात हम 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ के आए हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं वो एक बार देख लीजिए। नंबर एक, बाह्य दलपुंज। नंबर दो, दलपुंज। नंबर तीन, पुंकेसर। और नंबर चार, जाया, जिसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं। और पुष्प के चार भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जाया। जो पुष्प के बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होता है उन दोनों को पुष्प का सहायक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक चक्र कहा जाता है। जबकि पुंकेसर और जो स्त्री केसर होते हैं उसे पुष्प का अनिवार्य चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिवार्य चक्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायता करते हैं, पर्टिकुलर भाग नहीं लेते, वो उसमें सहायता करते हैं। दल होते हैं वो जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, रंगीन होते हैं, अर्थात ये सहायता करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? पुष्प के सहायक चक्र। लेकिन पुंकेसर और जो जायंग होते हैं वो जनन की प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, इसलिए इनको अनिवार्य चक्र कहा गया। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार स्त्री केसर या जो जायंग होता है वो पुष्प का मादा भाग या फीमेल पार्ट कहलाता है। नर भाग के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पोलन ग्रेन या परागकणों का निर्माण होता है। इन परागकणों का निर्माण परागकोश के अंदर होता है। इसी प्रकार मादा भाग के अंदर अंडक का या अंडाणु का निर्माण होता है। ये किस भाग के अंदर बनते हैं? पुष्प के अंडाशय के अंदर अंडक का निर्माण होता है। तो जब इनके अंदर परागण की क्रिया होती है, जब इनके द्वारा परागण की क्रिया होती है अर्थात परागकण उड़कर पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, तब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। तत्पश्चात निषेचन या युग्मक संलयन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होने के पश्चात इनके द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यही भ्रूण आगे जाकर किसका निर्माण करता है? संतति का निर्माण करता है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर दो जनकों ने भाग लिया। नंबर एक नर पुंकेसर और नंबर दो जायंग। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया के अंदर दो जनकों ने भाग लिया, पुंकेसर और जायंग। अर्थात जो संतति प्राप्त होगी उसके अंदर 50% लक्षण नर भाग या पुंकेसर के होंगे। इसी प्रकार 50% लक्षण होंगे वो मादा भाग या जायंग भाग के होंगे। तो लैंगिक जनन के अंदर दो जनक भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर केवल एक ही जनक भाग लेता है और उसके 100% जो लक्षण होते हैं वो उसकी संतति में प्राप्त होते हैं। जबकि लैंगिक जनन के अंदर
50% लक्षण ही अगली पीढ़ी, 50% लक्षण पुंकेसर के और 50% लक्षण जयांग के जाते, अर्थात 50-50 का रेशियो यहाँ पर रहता है। तो वापस समझ लीजिए, लैंगिक जनन मैं आपको वापस बता देता हूं, जो पुष्प होता है वो लैंगिक जनन करता है या पादप का लैंगिक भाग होता है। ये 4 भाग होते हैं इसके। पहला भाग बाह्यदल पुंज, दूसरा दल पुंज। इन दोनों को कंबाइंड रूप से पुष्प का सहायक चक्र कहा जाता है। इसी प्रकार पुंकेसर और जायांग पुष्प के अनिवार्य चक्र होते हैं जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जबकि ये सहायता करते हैं। पुंकेसर का जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर भाग होता है और परागकणों का निर्माण करता है परागकोश के भीतर। इसी प्रकार जायांग या स्त्रीकेसर होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है, ये अंडक या अंडाणु का निर्माण करता है अंडाशय के भीतर। जब इनकी आपस में परागण की क्रिया होती है तो परागण के पश्चात निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यही एम्ब्रियो आगे जाकर संतति का निर्माण करता है, अर्थात 2 जनकों ने मिलकर नई संतति का निर्माण किया, अर्थात यहाँ पे 2 जनकों ने भाग लिया। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको अलैंगिक जनन की परिभाषा बता देता हूं। किसी जनक के द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक संलयन अर्थात निषेचन के द्वारा अपने समान हूबहू संतति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन। शॉर्टली वापस परिभाषा आपको बता देता हूं। इसमें आप बिना वर्ड को याद रखिए। बिना वर्ड का मैंने उपयोग यहाँ पर 2 बार किया है। नंबर 1 बिना में आपको क्या लिखना है? बिना अर्धसूत्री विभाजन प्लस बिना युग्मक संलयन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना युग्मक संलयन के अपने समान हूबहू संतति या संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पर आपको अलैंगिक जनन की बहुत ही इजी परिभाषा बताई है, ध्यान से सुन लीजिए। बिना किसी जनक के द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक संलयन की क्रिया के द्वारा अपने समान हूबहू संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में मैंने कहा था वहां पे 2 जनकों ने भाग लिया था, 50% लक्षण नर के और 50% लक्षण मादा के थे। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक काम में आता है और 100% लक्षण उसी के होते हैं। इसलिए इनसे जो संतति प्राप्त होती है उनको हम क्लोन भी कह सकते हैं, क्योंकि 100% वो अपने जनक के समान होते हैं। अब अलैंगिक जनन का एक नया नाम और दिया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। अलैंगिक जनन को असंग जनन या एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस का अर्थ होता है एपोमिक्सिस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एपो प्लस मिक्सिस। एपो का अर्थ क्या होता है? विदाउट, और मिक्सिस का अर्थ होता है मिक्सिंग। विदाउट मतलब आप सब जानते हैं बिना, और मिक्सिंग का हम सरल भाषा में मिलावट बोल सकते हैं, अर्थात जिसमें लक्षणों का मिलावट नहीं हो, जिसके अंदर 2 जनक ना हो, केवल एक ही जनक के लक्षण आएंगे, तो वो क्या कहलाता है? असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाता है। अर्थात इसमें 100% जनक के समान लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इनके द्वारा जो संतति प्राप्त होती है वो हूबहू अपने जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन को हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का अर्थ होता है विदाउट या बिना, और मिक्सिस का अर्थ होता है मिक्सिंग अर्थात मिलावट, अर्थात ऐसे संतति जिसमें किसी भी प्रकार के अन्य लक्षणों का मिलावट ना हुआ हो। 100% लक्षण उसको अपने जनकों से प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। तो जनन 2 प्रकार के थे, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब वापस बात करते हैं
अलैंगिक जनन की बात करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अलैंगिक जनन पुनः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अनिषेक बीजता, और दूसरा कौन सा हो गया, कायिक प्रवर्धन। तो अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक हो गया अनिषेक बीजता और दूसरा हो गया कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता को हम अगेमोस्पर्मी भी कहते हैं, अगेमोस्पर्मी भी कहते हैं, और कायिक प्रवर्धन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अब पहले कायिक प्रवर्धन को अलग से जनन का तीसरा भाग माना जाता था, पर वास्तविकता यह है कि कायिक प्रवर्धन होता है वो वास्तव में ही अलैंगिक जनन का ही एक भाग होता है। अब कायिक जनन को वापस दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा हो गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, इसको भी वापस चार भागों के अंदर बांटा गया है। जो कायिक प्रवर्धन की जो विधियां होती है प्राकृतिक की, वो चार अंगों द्वारा होती है। नंबर एक, जड़ों द्वारा। नंबर दो, तने द्वारा। नंबर तीन, पत्ती या लीफ द्वारा। नंबर चार, जननांगों के द्वारा। अर्थात कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पुनः चार प्रकार का होता है, जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा और जननांग द्वारा। ये सभी पादप के अंग होते हैं, इन्हीं के द्वारा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बाद अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इस विधि के अंदर हम जान सकते हैं कि देखो ये इसके तीन प्रकार हैं। पहला है कर्तन, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा है रोपण। तो कर्तन के दो प्रकार है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार दाब लगाने की दो विधियां है, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। इसको हम गुट्टी दाब विधि भी कहते हैं। और तीसरा अंत है रोपण या अध्यारोपण। इसकी चार विधियां है, जीवा रोपण, वेज बांधना, मुकुट रोपण, इसको हम किरीट रोपण भी कहते हैं, और अंतिम विधि है इसकी कलिका रोपण। तो इस प्रकार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला भाग है अनिषेक बीजता। इसको अपन अध्ययन करते हैं। जनन का पहला भाग था अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं अगेमोस्पर्मी। तो यहाँ पे ए गेमो और स्पर्मी। ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब्सेंट। अब्सेंट मतलब बिना या अनुपस्थिति के। दूसरा है आपका गेमो। गेमो को हम बोल सकते हैं गैमस, या हम इसको बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसको हम निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं। और स्पर्मी का अर्थ हो यहां पे हो गया सीड। स्पर्मी इसका मीन क्या हो गया, सीड। सीड का अर्थ यहां पे क्या हो गया, बीज। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जो पादपों में तो पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, बिना निषेचन या युग्मक संलयन के क्या हो जाता है, बीज बन जाती है। अर्थात हम वापस ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के पौधों के अंदर बीज तो बनते हैं, लेकिन उनके अंदर युग्मक संलयन की क्रिया या निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती। और यही परिभाषा थी वो असेक्सुअल या अलैंगिक जनन की थी, जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक संलयन के नए पादप का निर्माण हो जाता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर निषेचन या युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं हुई। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि निषेचन या युग्मक संलयन की क्रिया उन्हीं जीवों में होती है जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो पहला भाग आपके कंप्लीट हुआ। दूसरा भाग हम पढ़ते हैं आपके कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। आप पहले ये देख लीजिए, कायिक प्रवर्धन है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है कायिक और दूसरा है प्रवर्धन। तो
तो पहले ये देख लीजिए, इस प्रक्रिया के अंदर जनरली जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनके अंदर बीज बन रहा है, उनके अंदर बीज बनते हैं और बीज के द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। तो बीज के अतिरिक्त पादप के जितने भी कायिक भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, ठीक है। कायिक का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, पादप के कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती। और दूसरा आपके प्रवर्धन, प्रवर्धन का शाब्दिक अर्थ होता है कि पादप से नए टूटकर अलग भाग का निर्माण होना, अर्थात पादप से टूटकर अलग भाग का निर्माण होना, तो अलग होना। आगे बात समझ में, तो परिभाषा क्लियर हो गई। बीज के अतिरिक्त जड़, तना, पत्ती आदि का टूटकर अलग होना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये दो प्रकार के थे, एक था प्राकृतिक और दूसरा था कृत्रिम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसकी 4 विधियां थी। अब हम पहले विधि की बात करते हैं जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा आप जानते हो, आपने देखा होगा कि नीम, मुरैया, शीशम आदि की जो पेड़ पौधों की जो पत्ती आदि की जो जड़ें होती है, उनकी जड़ों के ऊपर छोटे छोटे से पादप उगाते हैं और उन्हीं के द्वारा आगे जाकर नए पादप का निर्माण हो जाता है, अर्थात अपस्तारी कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जड़ के द्वारा होता है वो नए पादपों का निर्माण होता है। अब दूसरी विधि हम पढ़ेंगे, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की जो दूसरी विधि है तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भूमिगत तने, दूसरे है अर्धवायवीय तने और तीसरा है वायवीय तने। तीनों की परिभाषा आपको पता है, 11वीं कक्षा में बताई रखी है। भूमिगत तने ये पुनः 4 प्रकार के होते हैं, प्रकंद, कंद, शल्ककंद और गलकंद। प्रकंद आकार में मोटे और अनियमित आकार के होते हैं, इसके उदाहरण हो गए हल्दी और अदरक। इसी प्रकार कंद आपको पता ही होगा, आलू है वो इसका उदाहरण होता है। आलू के अंदर काफी दिनों तक हम उसको रखते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी व्हाइट कलर की कलिकाएं निकल आती है, जिनको हम बोलते हैं आंख। तो ये हो गया कंद का उदाहरण। इसी प्रकार शल्ककंद का उदाहरण आपने प्याज, लहसुन देखे हैं, वो इसका उदाहरण है। और अंत में घनकंद, जिसका उदाहरण अरबी और जमीकंद है। दूसरा टाइप हम देखते हैं अर्धवायवीय तने, ठीक है। उसमें आप देखेंगे पहला है ऊपरी भूस्तरी, दूसरा है भूस्तरी, तीसरा अंतर भूस्तरी और चौथा है भूस्तरी का। चारों के बारे में विस्तृत अध्ययन है, हम 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ के आए थे। ऊपरी भूस्तरी का उदाहरण है दूबकाश। ऊपरी भूस्तरी वे पादप होते हैं जो भूमि के ऊपर की ओर रेंगकर वृद्धि करते हैं, ऊपरी भूस्तरी कहलाते हैं। भूस्तरी वो होते हैं जो भूमि के जो मुख्य तना होता है उसके आधार भाग से निकलते हैं और भूमि के ऊपर और अंदर की ओर लगातार गति करते रहते हैं और बाद में अंत में वो बाहर की ओर आकर निकल जाते हैं। उसके उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। तीसरा है अंतर्भूस्तरी। ये भी मुख्य तने के आधारी भाग से न निकलकर जो तने का जो निचले वाला भाग होता है उस भाग से निकलता है और ये भूस्तरी के समान ही जमीन के भीतर और बाहर वापस निकलता रहता है और अंत में बाहर की ओर आकर निकल जाता है। और अंत में भूस्तरिका जलीय पादपों में पाया जाता है और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है जलकुंभी, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तीसरा और अंतिम प्रकार है वो है वायवीय तना, जिसका उदाहरण है कैक्टस या नागफनी। नागफनी का जो तना होता है उसके किसी भी भाग को तोड़कर यदि अलग रख दिया जाए उससे नए पादप का निर्माण हो जाए। कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि है वो है पर्णों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पर्णों द्वारा कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक प्रवर्धन की तीसरी विधि है पर्णों के द्वारा। कुछ पादपों के अंदर ऐसी पत्तियां पाई जाती है, उनके ऊपर छोटी छोटी प्रकलिकाओं का निर्माण हो जाता है, छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और वो कलिकाएं बाद में अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। इसका उदाहरण आपने छोटी कक्षाओं में खूब पढ़ा है, जिसका नाम है एक ब्रायोफिल्म। इसको अपन पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण इसका हो गया सैंडपोलिया और एक उदाहरण और हो गया इसका बिगोनिया। ठीक है, तीसरी विधि कंप्लीट हुई और चौथी अंतिम विधि है वो है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, जननांगों के द्वारा, जननांगों के द्वारा।
इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है। जनरली हमने देखा था पेड़ पौधों के अंदर जो पुष्प होते हैं वो लैंगिक अंग का कार्य है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पुष्प की जो कलिका होती है, जो पुष्प कलिका होती है वो बहुकोशिकीय मांसल हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है और टूटकर बाद में नए पादप का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण हो गया आपके अगेव और रतालू। ठीक है, ये विधि भी आपके कंप्लीट हुई। उदाहरण हुए रतालू और अगेव। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन नाम से स्पष्ट है। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन में सहायता की जाती है पेड़ पौधों के रिप्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये जो विधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कर्तन, नंबर 2 दाब लगाना, नंबर 3 रोपण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्तन की। कर्तन को इंग्लिश में अपन कटिंग भी बोलते हैं। तो कर्तन के बारे में बात करते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि किसी भी पेड़ पौधे के स्तंभ को या रूट को काट कर जमीन के अंदर रोपित कर देते हो, उसके कारण कुछ समय पश्चात वहां से नया पादप निर्मित होता है। तो ये विधि पुनः 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्तंभ कर्तन की। चूंकि ये विधि 2 प्रकार की होती है तो पहले बात कर लेते हैं स्तंभ या तना रोपण कर्तन। नाम से स्पष्ट है स्तंभ या तना। तो इस विधि में तने को काम में लिया जाता है और इसमें पौधे के 3 से 4 पर्व संधि युक्त, हमने एक ऐसा सैंपल लेना है जिसमें 3 से 4 पर्व संधियां उपस्थित हो। ठीक है, तो इसमें पौधे के 3 से 4 पर्व संधि युक्त तने को काटकर भूमि के अंदर रोपित कर देते हैं। ठीक है, और कुछ समय पश्चात जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर यहाँ पर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है जिससे प्रलोह तंत्र का विकास हो जाता है। तो कहने का मतलब है स्तंभ या तना कर्तन के अंदर क्या होता है 3 से 4 पर्व संधि युक्त भाग को हम जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर वहां पर नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक एक नई तकनीक का यूज करने लग गए हैं। एक IAA, IBA और NAA, ये सभी हार्मोन है। तो IAA का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड, IBA का मतलब है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और NAA का अर्थ है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं उस भाग को जिसको कर्तन करना, उस भाग को कुछ समय के लिए या कुछ अवधि के लिए उसको इन घोल के अंदर डुबोए रखते हैं और कुछ समय पश्चात बाद में उसको बाहर निकालते हैं और उस भाग को वापस जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं। और कर्तन के जो उदाहरण है वो आपके हो गए अंगूर, गुलाब और बोगेनविलिया। ठीक है, इस प्रकार हमारे कर्तन की विधि में जो प्रथम विधि थी स्तंभ कर्तन वो कंप्लीट हुई। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं मूल कर्तन। विधि हुबहू उसी के समान है, फर्क बस इतना है कि इसमें तने को लेते हैं और इसमें मूल के लेते हैं। इसमें मूल के किसी भाग को ऊर्ध्व स्थिति में काट कर उसको जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं और रोपित करने के बाद कुछ समय पश्चात उसको भूमि के अंदर डाल देते हैं और जिससे नए पादप का विकास हो जाता है, नया प्रलोह विकसित हो जाता है। और इसके उदाहरण है नींबू, अदरक और चेरी। ठीक है, ये